नमस्कार। भारत विचार में आप सब लोगों का स्वागत है। मेरा नाम बालाजी सुब्रमण्यन है और ये हमारा पहला शो है और मुझे बहुत गर्व है कि हमारे इस पहले शो में डॉक्टर फियाज अहमद फैज़ी जुड़ रहे हैं। ये पसमानदा कम्युनिटी के लीडर हैं और डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद, नमस्कार। डॉक्टर साहब पहले तो आप ये बताइए कि ये जो पसमानदा शब्द है ये कहाँ से और कैसे ओरिजिनेट हुआ? जी, जी। देखिए, पसमानदा जो है उर्दू भाषा का शब्द है ये, जिसके अर्थ होता है जो लोग पीछे रह गए हैं। और ये सबसे पहले पिछली सदी के लेट 90s में ये शब्द जो है बिहार के भूमि पर ये उत्पन्न हुआ। ब बिहार की भूमि से ये आया और वहाँ पे जो है ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम, पहले पसमानदा मुस्लिम महाज़ नाम से संगठन बनाया गया। तो वहीं से पसमानदा शब्द जो है उत्पन्न हुआ है, उद्भव उसका वहीं से है। और वो इस शब्द को सबसे पहले अली अनवर अंसारी जी के नेतृत्व में इस शब्द का प्रतिपादन हुआ और वहाँ से इस आंदोलन को ये नया शब्द मिला। आंदोलन तो बहुत पुराना है, बाबा कबीर के काल से ये आंदोलन का इतिहास है। जो मुस्लिम समाज में, इस्लाम में जो भेदभाव है, जाति के आधार पर, नस्ल के आधार पर, लोकल सभ्यता के आधार पे और क्षेत्र आधारित जो भी भेदभाव है, उसके प्रतिरोध के रूप में जो आंदोलन है, उसका इतिहास बाबा कबीर से शुरू होता है। लेकिन ये पसमानदा शब्द जो है लेट 90s में ये जो है प्रकाश में आया। बहुत धन्यवाद जी, इसका जवाब देने के लिए। जी। परंतु डॉक्टर साहब आपने ये कहा कि ये नस्लवाद, जातिवाद ये तो ज़्यादातर हिंदुओं से रिलेट किया गया है इसको। लेकिन ये इस्लाम में तो देखा जाए तो जातिवाद की नाम की कोई चीज़ होनी ही नहीं चाहिए। तो फिर ये जातिवाद कैसे आ गया? क्या इसमें हिंदुओं की गलती है? क्योंकि जब देखो आजकल ब्राह्मणों को ब्लेम किया जाता है कि भाई ब्राह्मणवाद, आजकल तो एंटी ब्राह्मणिज़्म का दौर चल रहा है। तो क्या हम इसके लिए ज़िम्मेदार हैं या कुछ और रीज़न है? जी, देखिए किसी एक को ज़िम्मेदार कह देना, कोई भी एक बड़ी समस्या जब आती है तो उसके कई एक आयाम होते हैं। लेकिन ये एक मुझे बड़ा बुरा लगता है, किसी भी बात के लिए जो इस भारत भूमि के बसने वाले हैं, इनको आप हिंदू कह लीजिए, भारतीय जनमानस कह लीजिए, मैं पसमानदा को भी उसी में काउंट करता हूँ, जो इंडिजिनस है, देशज है, वो उनका चरित्र होता है, सीधे-साधे लोग होते हैं, तो उनके ऊपर कोई भी आरोप लगा देना बड़ा आसान होता है। तो इसीलिए हर बात के लिए ये आरोप लगा देना कि हिंदुओं से चीज़ आई, ये जातिवाद हिंदुओं की थी। आप देखेंगे मुस्लिम समाज को अशराफ वर्ग लीड करता है, तो अपने समाज की हर बुराई के लिए हिंदू समाज पे वो आरोप सर मैं जड़ आपको देता 1 है सेकंड और पे ऐसा रोकूँगा। ऐसा वो आपने इसलिए करते हैं। सॉरी आपने जी। अशराफ कहा, इस अशराफ में सिर्फ़ 30 सेकंड्स के लिए बताइए कि शब्द आया कहाँ से और उसका मतलब क्या है? 30 सेकंड्स। हाँ, मैं बात वो पूरी कर लूँ, अच्छा। तो फिर मैं ये अशराफ को डिफाइन कर लूँगा। अशराफ पसमानदा दो विभेद है, जो विदेशी लोग रहे हैं इस देश में, जो शासक वर्ग रहा है हुँ, मुस्लिम धर्मावलंबी, वो खुद को अशराफ कहता है। अशराफ शब्द के माने होता है उच्च के और सभ्य के, तो अच्छा। खुद को उच्च और सभ्य मानता है। और अशराफ शरीफ शब्द का बहुवचन है, जिसके अर्थ हमने बताया उच्च और सभ्य के होता है। दूसरा इसके कॉन्ट्रास्ट में जो शब्द है वो अर्जाल और अजलाफ का है। अर्जाल रज़ील शब्द का बहुवचन है, जिसके माने नीच के होते हैं, और अजलाफ जिल्फ शब्द का बहुवचन है, जिसके माने असभ्य के होते हैं। तो अजलाफ अर्जाल मिला के हम लोग पसमानदा कहते हैं, जो पीछे ये सब इस्लामिक विधि में आप देखेंगे तो इस तरह के शब्द आपको मिलेंगे। मैं ये कह रहा था कि ये एक आरोप मढ़ देना और अपनी बुराई बचा लेना, आसिम बिहारी ने अपने एक वक्तव्य में कहा था, जो प्रथम पसमानदा आंदोलन के जनक थे, कि कौम के जो भी लीडर हैं, सो कॉल्ड तथाकथित कौम जो कही जाती है, उसके लीडर अपनी सारी बुराइयों को, अपने ऐब को, अपनी कमियों को छुपाने के लिए ये ज़िम्मेदारी जो है अवाम के ऊपर डाल देते हैं। भई लोग ही ऐसे हैं, इसीलिए हम ऐसे हैं, हमारे लीडर ऐसे हैं। तो उसी में मैं बात जोड़ता हूँ कि हर चीज़ के लिए पहले यहूदियों को कह देते थे, अब आसान है आजकल आरएसएस का कह देना, हिंदू कह देना। तो ये एक मिथ गढ़ा गया इस देश के अंदर। आप देखेंगे कि इस्लाम में इस्लामिक टाइप का जो नस्लवाद था, अरबी टाइप का जो नस्लवाद या ईरानी टाइप का, वो पहले से था
वो आक्रांता जो है, ये आज भी मैं विदेशी आक्रांता कहता हूँ तो लोग मुझे कहते हैं कि आप जो है बहुत हार्ड शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन ये खुद कहते हैं। ये खुद दिन भर अपने को विदेशी, विदेशी, हम बाहर से आए हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हमारी नस्ल इनसे मिलती है, हमारी जाति इनसे मिलती है, तो ये बड़े लोग थे, अपना महिमा मंडन करना ताकि जो देशज पसमानदा है उसके ऊपर इनका औरा बना रहे। तो ये करते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है, ये पहले से आप देखिए इस्लाम का पहला खलीफा का जो नियुक्ति है, वो नस्ल आधारित है। ये कुरैश जाति से ही होगा, जिसको आज इंडिया के संदर्भ में समझने के लिए जाति कह सकते हैं, वो कबीला था, जनजाति जो हमारे यहाँ कहते हैं। ये पहले से था और जितने इस्लामिक विधि की किताबें हैं, शरिया की जितनी किताबें मिलेंगी, उसमें कुफू नाम का सिद्धांत आपको मिलेगा, खलीफा कौन बनेगा, वहाँ पूरे नस्लवाद, जातिवाद को डिफाइन किया गया है। तो ये पहले से हिदाया अरबी कंट्री में लिखी गई है। जो मिर्गनानी उसके राइटर थे उज्बेकिस्तान के थे। तो ईरान और अरब और वो पूरा एरिया जो आप जो सेंट्रल एशिया का है, वहाँ इस तरह की किताबें कुदूरी में लिखी गई है। जहाँ भी शादी-ब्याह लिखा गया, वहाँ कुफू लिखा गया है और ये इस्लामिक फ़िक़्ह का एक अभिन्न अंग है, इसको आप निकाल नहीं सकते हैं। तो वहाँ ये सब ज बाकी है। हो सके इंडिया में आने के बाद से ये और मजबूत हुआ हो, एक अलग चीज़ है, लेकिन इनके पास पहले से है और वो आज भी आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एक किताब है, उनका अपना पब्लिकेशन है, मजमूए कानून इस्लामी। उसमें भी आप सिद्धांत उठाएँगे, जहाँ निकाह और शादी-ब्याह का वर्णन है, वहाँ कुफू आ जाएगा, वहाँ बताएँगे किसकी किस शादी किससे हो सकती है, किसकी शादी किससे नहीं हो सकती, कौन किसके बराबर है, कौन किसके बराबर नहीं। पूरा का पूरा ये सैद्धांतिक रूप से जो इस वक़्त प्रचलित इस्लाम है, उसमें जातिवाद पहले से है और ये कोई नया नहीं है। ये ब्राह्मणों पे और हिंदुओं पे आरोप लगाना, ये झूठ है, बिल्कुल झूठी बात है। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद इसको साफ तरीके से समझाने के लिए। अ, आप बता रहे हैं कि मैंने खुद आपसे बात करने से पहले थोड़ा बहुत रिसर्च किया था कि पसमानदा जो है जी। वो 80 से 85% हैं, शायद ज़्यादा भी हो। 90% है, आप मंडल कमीशन में इसको आप पढ़ेंगे, तो वहाँ आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। तकरीबन 90% है। 90% हैं। तो अभी जी। अनफॉर्च्युनेटली जो मूल हैं इस देश के, मूलवासी हैं, इंडिजिनस कह लीजिए या देशज कह लीजिए, जो यहीं के हैं, यहीं से उन्होंने इनका धर्म बाहर से ज़रूर आया है, लेकिन वो हैं यहीं के। और वो स्पष्ट विभेद आपको दिखाई देगा समाज में जब आप चलेंगे-फिरेंगे तो आपको अशराफ वर्ग और पसमानदा वर्ग साफ तौर से दिखाई देता है। जी, बेहतर। अ, जी। मैं थोड़ा रिसर्च कर रहा था कि वैसे ही अ, पसमानदा कम्युनिटी पर बहुत प्रॉब्लम्स हैं, उनके अधिकारों को लेके। लेकिन बाहर से भी लोग आके मामले को खराब करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अभी यूपी में पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जो केरला में एक ऑर्गेनाइज़ेशन है, इस्लामिक ऑर्गेनाइज़ेशन है, उसके लोग आए हुए थे और वो उनके पास एक्सप्लोसिव था और वो वहाँ पे मुसलमानों को बरगलाने की कोशिश कर रहे थे। तो ये कहाँ से ये पीएफआई का केरला से और यूपी से ये इस विषय में अगर आप कुछ कहना चाहेंगे तो? जी, देखिए जितने अशराफ के संगठन हैं, वो मुस्लिम नाम पे होते हैं। इनका इतिहास मुस्लिम लीग से शुरू होता है। ये छोटे-छोटे मुस्लिम लीग के जो है रूप हैं ये और इनका पूरा एटीट्यूड, इनका चरित्र मुस्लिम लीगी चरित्र है। आप पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से पहले व ओवैसी जी का एक एक पार्टी है, बड़ा क्लिष्ट नाम है, नाम लेने में दिक्कत होती है। मजलिसे मजलिस-ए-मुत्तहदीद इत्तेहादुल समथिंग। मुस्लिमीन, उसका हाँ। नाम है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं, वो इत्तेहादुल अशराफीन है। वो अशराफ के इत्तेहाद की बात है। अल्लामा इकबाल का आपने एक शेर सुना होगा, यूँ तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी हो, तुम सभी कुछ हो बताओ मुसलमान भी हो। ये जो उच्च वर्ग है, जो अशराफ वर्ग, उनकी जातियों का यहाँ वर्णन करते हैं कि यूँ तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी हो, तुम फलाँ-फलाँ हो। ये सब उच्च वर्ग बाहर से आई हुई जातियों का वर्णन करते हैं। उसमें वो एकता की बात करते हैं। उनके शेर में ये भी हो सकता था, यूँ तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, जुलाहा भी हो, दुनिया भी हो, कुजड़ा भी हो, कसाई भी हो, जो देशज लोग हैं, उन जातियों का ज़िक्र वो नहीं करते हैं क्योंकि वो इनको उस लायक ही नहीं समझते हैं। तो ये इसलिए अशराफ की जातियों में एकता मिलेगी जो वह वह बाहर से आई हुई जातियाँ तो हैं। ये आपका कहना है कि पीएफआई जो है वो भी एक अशराफ जी, मैन्युफैक्चर्ड देखिए हाँ, ऑर्गेनाइजेशन मैं है। वो बात रहेगी वो। तो ये सब अशराफ संगठन हैं जो इस्लाम और मुसलमान नाम पे चलते हैं और इनका एक ही मकसद है कि किसी तरह से ऐन-कैन प्रकारेण साम, दाम, दंड भेद से जो है अशराफ के सत्ता वर्चस्व को मेंटेन रखा जाए। ये इनका
मेन जो है उद्देश्य है वो एकदम साफ दिखाई देता है। आप थोड़ी सी स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मुस्लिम लीग, खिलाफत आंदोलन और इस देश का विभाजन, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, अभी मस्जिद वन मूवमेंट एक चल रहा है, बहुत ही खतरनाक ये मूवमेंट है मैं समझता हूँ। और ये मस्जिद को सेंटर बना के वहाँ से डाटा क्रिएट करने की बात हो रही है और पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे बेंगलोर में ये शुरू भी हो गया। बेंगलोर बहुत ही इम्पोर्टेंट शहर है भारत देश का, लेकिन अभी तक किसी तरह मेन मीडिया में इस तरह की कोई बात नहीं है। वो इतना खतरनाक प्लान है। मेरा एक छोटा सा वीडियो है पसमानदा डेमोक्रेसी पे, मस्जिद वन मूवमेंट के नाम पे 5-6 मिनट की वीडियो है, मैंने उसमें बात कही है। उनका ये उद्देश्य है कि मस्जिद के पेरीफेरी में जितने लोग रहते हैं उनका डाटा क्रिएट किया जाए, उनकी लीडरशिप पैदा की जाए, यानी मस्जिद को पूरा एक जो है एक सेंटर के तौर पे यूज करने की बात है। हमें ये इस्लाम के नाम पे, मुसलमानों के नाम पे करते हैं, लेकिन उनका भी मकसद, सबका एक ही मकसद है कि किसी तरह से अशराफ के सत्ता का निर्धारण मेंटेन रहे। तो ये पीएफआई हो, केरल से निकल के आते हैं, आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना से वैसे ही निकल के आते हैं। मैंने इस पे बहुत चर्चा किया है, हमारे पसमानदा डेमोक्रेसी पे वैसे ही हमने बहुत चर्चा किया इस पे। वो देखिए जहाँ-जहाँ मुस्लिम पॉकेट्स हैं, वहाँ छोटे-छोटे पाकिस्तान बनाने की इनकी परिकल्पना है और कुछ नहीं। और पाकिस्तान भी वो, जैसे पाकिस्तान मूवमेंट था, इस्लाम के नाम पे, मुसलमानों के नाम पे, आप जानते हैं कि वहाँ ना इस्लाम है ना मुसलमानों का उस तरह से वो बात, वहाँ सिर्फ अशराफ की बड़प्पन की, उनके नस्ली बड़प्पन है, उनकी सत्ता वर्चस्व यही है। तो किसी धोखे में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये नाम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं, वो अशराफ पर्सनल लॉ बोर्ड। जितने संगठन है इस देश के अंदर अल्पसंख्यक नाम पे, न सिर्फ गैर सरकारी बल्कि सरकारी संस्थाएँ जितनी भी अल्पसंख्यक नाम से, वहाँ अशराफ वर्ग ही हावी है। और अल्पसंख्यक का मतलब इस देश में अशराफ ही होता है। ना उसमें पसमानदा आते हैं, ना उसमें जैन, बौद्ध, सिख आते हैं। मतलब एक चलन में जो चीज़ है। टेक्निकली तो आप देखेंगे अल्पसंख्यक में सब है, लेकिन उसका पूरा फ़ायदा अशराफ वर्ग उठाता है। जी। तो आपका कहना ये है कि जो अल्पसंख्यक है, जिनको मिलना चाहिए अधिकार, जिनको कॉलेज में एडमिशन मिलना चाहिए या कोई गवर्नमेंट की नौकरी में उनको जगह मिलनी चाहिए, वहाँ पे अगर 100 सीटें हैं तो 80 सीटें अशराफ ले जाता है और 20 सीटें ही आती हैं या उससे भी कम है? नहीं, आप सीटें गिन ना पाएँगे। 100% आप मान के चलिए, पूरे जितनी है आप एक स्टडी कर लीजिए, मेरी बात को आप ना मानिए। मैं आपके मंच से कहना चाहता हूँ कि इस देश में जितने इस तरह के डेटा कलेक्ट करने वाले लोग हैं, चाहे गवर्नमेंट के हों, चाहे नॉन गवर्नमेंट के हों, वो मेरी बात को ना मानें, कंसीडर कर लें और इस पे एक डाटा कलेक्ट कर लें। गिन के आपको मिल जाएँगे परसेंटेज। तो वहाँ करते हैं ना जहाँ नंबर ज़्यादा हो जाता है, तो नंबर को समझने के लिए मैथमेटिक्स का एक टूल है कि परसेंटेज से बात की जाए। तो परसेंटेज वहाँ करते हैं जहाँ कोई नंबर होता है। यहाँ तो गिनती में भी आपको ना मिलेंगे। आप जज कितने हैं बता दें, सब अशराफ मिलेंगे। जुडिशरी में, पुलिस में, सिपाही के लेवल में तो आपको कुछ पसमानदा मिल जाएँगे। तो ये एकदम साफ है, कोई भागीदारी नहीं है। आप कहीं देख लीजिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो इनका खुद का है, ये कहते हैं कि हम मुसलमानों के नाम पे बनाए हैं। सरकार की बात आप छोड़ दीजिए। तो ये उसमें देखिए 200 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो मेंबर हैं, गिने-चुने आपको पसमानदा होंगे भी नहीं, उसमें 1-2 होंगे तो वो भी छुप के अशराफ बन के होंगे। जो क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ इनका हैं, कभी सामाजिक न्याय की परिकल्पना मुस्लिम समाज में कभी नहीं रही है। इस देश में आप देखें अशराफ का शासनकाल था, वहाँ से ले लीजिए अंग्रेज़ों के शासनकाल में, और अभी भी हमारी पसमानदा की जो कुछ भी स्थिति अच्छी है भारतीय संविधान की वजह से है। इसलिए मेरी एक टैगलाइन है कि हिंदू इलाके में रहने वाला पसमानदा, कुछ हालत उसकी अच्छी है कंपेयर में जो अशराफ डोमिनेटेड इलाके में रहता है, या अशराफ राजा नवाब का जहाँ असर रसूख रहा है, जहाँ से आवाज़ नहीं आ रही है वहाँ आपकी। पे मेरी आवाज़ मिल रही है? मेरी हाँ आवाज़ जी, मिल रही है? हाँ, अब आ रही है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, तो वहाँ पे आप देखेंगे तो उनकी हालत और ख़राब है। तो तो जो भी है भारतीय जनमानस और मेरी बात पूरी होने दीजिए, हुँ, भारतीय जनमानस और संविधान की वजह से। इसलिए मुस्लिम सामाजिक न्याय की परिकल्पना है ही नहीं, इसलिए कहीं सामाजिक न्याय नहीं मिलेगा। और एक विडंबना है इस देश के अंदर, ये अशराफ वर्ग हिंदू समाज के सामाजिक न्याय को लेके बहुत डेडिकेटेड है। बहुत उसको दुःख दर्द है कि हिंदू दलितों के साथ अन्याय हो रहा है, पिछड़ों को भागीदारी नहीं मिल पा रही है। जय भीम का नारा हो रहा है। बड़े-बड़े अशराफ जो है पगड़ी बाँध के और दलितों के मंच पे, अभी एल्गार परिषद में शर्जील उस्मानी ने कहा था कि हिंदू समाज सड़ गया है। मैंने इसके काउंटर पे एक वीडियो बनाई थी और उस वीडियो को जब ट्विटर पे पोस्ट किया, आपका तो ट्विटर क्योंकि हैंडल ही मेरा बंद हो गया था उस चक्कर में। हाँ, मेरा ट्विटर हैंडल जो है सस्पेंड कर दिया गया और मुझे
पनिशमेंट के तौर पे उसको डिलीट करना पड़ा। तो लोग मुझे कह रहे थे कि नहीं आप ट्विटर पे आ जाइए। घबराइए मत, तो कानून आ गया है, हाँ, आपके हाँ, लिए कानून आ रहा है। जी, जी, अच्छी बात है। हमें भारतीय कानून, भारतीय संविधान से ही कुछ उम्मीद है। अशराफ से हमें कोई उम्मीद नहीं है। ये मुस्लिम कहते हैं, ये हमें भाई कहते ज़रूर हैं, लेकिन ये मस्जिद में हम भाई हैं, बाहर हम नाई हैं। एक हमारे सलमान साहब हैं, वो सलमानी साहब जो है, वो कहा करते हैं इसको। तो ये एकदम सर्वविदित है कि सामाजिक न्याय एकदम ज़ीरो से भी नीचे लेवल पे है, इसलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में सिर्फ़ अशराफ वर्ग है। जहाँ भी मुस्लिम की बात होती है, अशराफ ही नेतृत्व करता है, सरकार से वही नेगोशिएट करता है। तो ये कहीं नहीं है और इनको हिंदू पिछड़े, हिंदू दलितों की बहुत चिंता है, इनको सामाजिक न्याय की बहुत चिंता है, लेकिन आप अपने घर में सामाजिक न्याय नहीं करते हो। हिंदू दलितों की आप देखिए नट है, मेहतर है, बंगी है, महावत है, बिस्मिल्लाह खां का नाम सुना होगा, मेहतर जाति से थे वो। शेड्यूल कास्ट जिसको भंगी भारत कह रत्न लीजिए, है वो। सफाई स्वच्छकार कह लीजिए। भारत ने उनको भारत रत्न दिया। किसी अशराफ का के नाम से के मुँह से कभी आप बिस्मिल्लाह खां का नाम नहीं सुनेंगे। किसी अशराफ के मुँह से आप वीर अब्दुल हमीद परमवीर चक्र विजेता का नाम नहीं सुनेंगे। किसी अशराफ के मुँह से आप जो है एपीजे अब्दुल कलाम का नाम नहीं सुनेंगे। वो सर सैयद का डे मनाता है, वो अल्लामा इकबाल का उर्दू दिवस मनाता है, वो मौलाना आज़ाद का डे मनाएगा। लेकिन वो पसमानदा पृष्ठभूमि से आए हुए महापुरुषों को, बाबा कबीर को, आसिम बिहारी को, नूर मोहम्मद साहब को, अली अनवर को, एजाज अहमद को, इनका ज़िक्र वो नहीं करना चाहता है। तो ये स्पष्ट साफ दिखाई देता है, हम देखना नहीं चाहते हैं, हम आँखें बंद करके कहते हैं कि सब सवेरा है, सवेरा है। आँख बंद करने से अंधेरा नहीं होता है, ये पता होना चाहिए सबको। अगर आपने आँख बंद कर लिया तो अंधेरा नहीं होता है, उजाला उजाला होता है। हम देखना नहीं चाहते हैं पसमानदा समस्या, इस देश की मुस्लिम समस्या की जब भी बात होती है तो हम अशराफ को ही सामने ले आते हैं, उन्हीं का प्रतिनिधित्व होता है। एक मज़े की बात बताता चलूँ, आरक्षण जो है ओबीसी के आरक्षण में जब मुस्लिम को लाया गया, ये मंडल कमीशन ने किया और मज़े की बात है कि मंडल कमीशन में एक भी मुसलमान नहीं था। अगर मुसलमान होता तो अशराफ वर्ग से होता तो ये कभी नहीं होने देता। ये आप समझ लीजिए। तो ये एक रहा है, तो हमें जो भी मिला इस देश में भारतीय संविधान की वजह से, हालाँकि हमारे हालात बहुत अच्छे नहीं हैं और हमें हमारे अपलिफ्टमेंट के लिए गवर्नमेंट को काम करना चाहिए, हमें भी खुद काम करना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट और हमारे बीच में अशराफ वर्ग है, जो हमें डील करता है। एक लाइन में अगर हम बात कहें, तो मुगलों की हुकूमत इस देश के अंदर खत्म हो चुकी है, लेकिन पसमानदा के ऊपर एज़ इट इज़ आज भी चल रही है। बहुत-बहुत धन्यवाद उसका समझाने का। अ, जी, जी। डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल ये है कि योगी जी कुछ प्रावधान लेकर आ रहे हैं कि जो ये मदरसे हैं, उनको जी। थोड़ा-सा कंट्रोल किया जाए। क्या हुँ। इससे पसमानदा समाज को फ़ायदा होगा और कितना इसमें जो है इसके खिलाफ रेजिस्टेंस होगा अशरफ समाज से कि भाई हम मदरसों को जो है रिफ़ॉर्म होने नहीं देंगे। अगर आप बच्चों को नहीं पढ़ाएँगे कंप्यूटर, कुछ भी जो स्किल डेवलपमेंट के लिए होती है, कुरान पढ़िए, लेकिन इस विषय में आपका आपकी क्या राय है कि जो कानून लेकर आना चाहते हैं ये योगी जी यूपी में कि भाई अब ये जो मदरसे, बहुत सारे मदरसा हैं, वहाँ तो हज़ारों की तादाद में मदरसा है, उसको मॉडर्नाइज़ करना चाहते हैं, वहाँ चाहते हैं कि मुस्लिम बच्चा जो है, वो कुरान भी पढ़े। मोदी जी ने खुद कहा, एक हाथ में कुरान, एक हाथ में लैपटॉप, उन्होंने खुद कहा। तो ये कितना फ़ायदेमंद हो सकता है और किस तरह का रेजिस्टेंस इसके खिलाफ आएगा? देखिए, मैं जब से आपसे बात कर रहा हूँ, मैं तकरीबन 2-3 बार कह चुका हूँ, जो भी हमारी कुछ अच्छी अगर स्थिति तो हमारी अच्छी नहीं है, अगर थोड़ी-सी अच्छी हुई है, तो भारतीय संविधान और भारतीय जनमानस या हिंदू समाज की वजह से अच्छी हुई है। तो हम तो चाहेंगे कि हमें हमारे ऊपर डायरेक्ट भारतीय संविधान से और भारतीय कायदे कानून से हमें डील किया जाए। ये पसमानदा चाहता है, पहली चीज़। अशराफ क्या चाहता है? जितने भी मुस्लिम नाम पे इंस्टीट्यूशन है, वो सब अशराफ चलाते हैं और वो सब छोटे-छोटे पाकिस्तान हैं। वो अशराफ अपनी सत्ता वर्चस्व के लिए उसको पसमानदा के एजुकेशन से कोई लेना-देना नहीं है, इसीलिए वो एजुकेशन रिफ़ॉर्म की बात पसंद नहीं करता है। मदरसे का एक फ़ायदा ज़रूर होता है कि उसमें गरीब पसमानदा बच्चे पढ़ लेते हैं, मदरसे जगह-जगह हैं, वहाँ से कुछ फ़ायदा ज़रूर हो जाता है। लेकिन अशराफ की नीयत कभी हमें एजुकेट करने की नहीं रही है। ये इतिहास साक्षी है इसका, अगर रहा होता तो इनकी इस देश के अंदर मैं समझता हूँ 650 साल अशराफ ने शासन किया है। कोई मदरसा मस्जिद आप दिखा दें जिसमें इन्होंने एजुकेशन का कोई इनके नाम पे ताजमहल मिलेंगे, लाल किला, कुतुब मीनार मिलेगा, इनके नाम पे शिक्षालय और न्यायालय नहीं मिलेगा। कोई न्यायालय की बिल्डिंग बनाई है जो मुगलों ने या अशराफ हुकूमत ने बनाई हो, जिसको आप कह सकें कि भाई ये न्यायालय रहा होगा, दारुल क़ज़ा रहा होगा या कोई शिक्षालय, कोई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। ऑक्सफोर्ड की उम्र और ताजमहल की उम्र लगभग एक है। तो इनका कुछ में अब मदरसा
शिक्षा से और मदरसा से मुस्लिम पर्सन जितने संस्थाएं उससे ये अपने सत्ता वर्चस्व का निर्धारण करते हैं, इसीलिए इसमें गवर्नमेंट की मदाखलत नहीं चाहते। पसमानदा जो मदरसा खोलता है उसको कहते हैं कि नहीं गवर्नमेंट से मदद नहीं लेनी, और ये जो मदरसा खोलते हैं गवर्नमेंट से खूब माल ले लेते हैं। गवर्नमेंट मदरसे को ऐड करा के रखते हैं, वो सब अशराफ चलाते हैं। 99.9% 1% कुछ अशराफ मदरसों में भी हो सके एडेड हो, लेकिन वो सब चलाते हैं। तो देखिए अब होता क्या है, पहले मैं आपको आपके दूसरे क्वेश्चन की उसका रिएक्शन क्या होगा, उससे पहले मैं आपको ये समझाऊँ। मदरसा एजुकेशन पे रिफॉर्म होना चाहिए, पसमानदा आंदोलन, पसमानदा समाज इसके हक में है। समाज की बात मैं थोड़ी देर से करूँगा, क्लैरिटी आपकी हो जाएगी। और जिस तरह से यूजीसी है, जो सारे यूनिवर्सिटीज़ को देखती है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है वो, उसी तरह मदरसे का एक ऐसी बॉडी होनी चाहिए मदरसे को देखने की, जिसपे भारतीय शासन प्रशासन, भारतीय सरकार का कंट्रोल हो, ताकि उससे मदरसे को कंट्रोल कर सके, मदरसे में अशराफवाद न चले। और मदरसे में मसलक की पढ़ाई होती है, देवबंदी, बरेलवी, वहाबी जितने हैं ये पढ़ाते हैं मदरसे भी। मदरसे में इस्लाम भी नहीं पढ़ाते हैं ये। इस्लाम पढ़ा देंगे तो पसमानदा अधिकार माँगने लगे, भई कुरान में लिखा है कि सब बराबर हैं। तो ये क्लेम ना करने पाए इसलिए उसको। और अब देखिए मदरसे में कुरान जो पढ़ाया जाता है वो सिर्फ़ तोते की तरह पढ़ा दिया जाता है। और कुछ जहाँ इल्मियत वगैरह पढ़ाई जाती है, वहाँ भी कुरान को उस तरह से स्टडी नहीं होती जिस तरह से हदीस की स्टडी होती है। तो एकदम साफ है। और अब आइए कि इसका रिएक्शन क्या होगा। रिएक्शन जैसे आपने देखा अशराफ हर चीज़ को बहुत उसको बहुत ही रिजिड होके रेजिस्ट करता है, प्रतिक्रिया देता है। और पसमानदा चूँकि अशराफ का गुलाम है, तो गुलाम अशराफ अपने मालिक से ज़्यादा तेज़ी से प्रतिक्रिया करता है। और ये पसमानदा को समझा लेते हैं कि शुरू से हमारे दिमाग में हिंदू हेट्रेड, हिंदुओं से नफ़रत, और चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे किसी की सरकार हो, वो कहते हैं हिंदू की सरकार है। मस्जिद के खुतबे से लेके टेबल टॉक चाय खाने तक में ये बात पसमानदा के दिमाग में घुसाई जाती है। हमारे महासचिव वक़ार हवारी जी कहते हैं कि अशराफ हमारे दिमाग को कंट्रोल करता है, यानी पसमानदा के दिमाग को। तो आप इसकी प्रतिक्रिया में आप देखेंगे कि पसमानदा ही आपको आगे-आगे मिलेगा। लेकिन हम समाज में पसमानदा आंदोलन इसकी जागृति कर रहे हैं कि हमारा दुःख दर्द अलग है, अशराफ का दुःख दर्द जो भी अशराफ के पास हमें नहीं लगता है कोई दुःख दर्द है, वो शासक वर्ग है, आज भी है, उसके पास पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, उसके पास कश्मीर में भी अच्छा खासा है, तमाम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, सरकारी गैर-सरकारी संस्थाएँ हैं जहाँ पे वो शासक बना हुआ है, भारतीय जनता पार्टी में भी मंत्री बना हुआ है। और पसमानदा कोई अगर देख ले भारतीय जनता पार्टी की तरफ तो उसके ऊपर कुफ्र का फतवा आ जाता है। सारे आले रसूल भाजपा में बैठ के मंत्री बने हुए हैं, ये कौन-सा इस्लाम वहाँ बचा रहे हैं? तो ऐसी बात नहीं। एक बात और मैं कह दूँ कि पसमानदा जब अपने हक अधिकार की बात करता है तो इनका इस्लाम खतरे में आ जाता है। तो बात ये है कि पूरी बात का निचोड़ ये है कि अशराफ इस्लाम, मुसलमान के नाम पे अपने सत्ता वर्चस्व का निर्धारण करता है। मदरसा भी उसमें एक आता है टूल की तरह, उर्दू भाषा भी एक टूल की तरह आता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बाबरी मस्जिद का तो अब कर वही खत्म हो गया। वो भी सब टूल के तौर पे ये बराबर अपने एक पैरेलल सत्ता का निर्धारण किए रहते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड देखें, पार्लियामेंट में जो बात होती है, उसके पैरेलल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में बहस करके 4 लोग शेरवानी पहन के और वो भेड़ के बच्चे की खाल से बनी टोपी पहन के 4 लोग बैठ जाते हैं विदेशी लोग, और इस देश के 13 से 15 करोड़ यानी कुल मुस्लिम के 90% भाग पसमानदा पे कानून बनाते हैं कि नहीं पसमानदा को ये मान। तुम कौन होते हो भाई बनाने वाले? अगर सारे मुसलमानों की बात उसमें पसमानदा क्यों नहीं? हमारी भागीदारी नहीं है, आप हमारे लिए कानून बना रहे हैं। हमें संसद में बना कानून पसंद है। तो ये एकदम हमारे इस देश के अंदर शरिया लॉ नहीं चलेगा, कोई धार्मिक लॉ नहीं चलेगा, इस देश के अंदर कोई मज़हबी कानून नहीं, इस देश के अंदर संविधान चलेगा, संविधान से हम गवर्न होना चाहते हैं। तो मदरसे की शिक्षा में भी सुधार होनी चाहिए होना, क्योंकि उसमें गरीब तबका पसमानदा ही पढ़ता है, और उसके लिए एक जो है जिस तरह यूजीसी एक बॉडी है, उस तरह एक बॉडी बननी चाहिए। ये पसमानदा आंदोलन की डिमांड रही है कि इस तरह की एक बॉडी बना के भारत सरकार डायरेक्ट उसमें उसका दखल हो। मदरसे में देखिए बहुत करप्शन है, मदरसे में टीचिंग के अपॉइंटमेंट से लेके वहाँ का पूरा सिस्टम आप देखेंगे कि खुलेआम करप्शन है। मैंने मदरसे से ज़्यादा करप्शन कहीं नहीं देखा है। जी। तो यूपी में इलेक्शंस होने वाले हैं। 1 साल बाद शायद इलेक्शन होगा वहाँ पे। तो पसमानदा कम्युनिटी यूपी में बहुत है। यूपी तो 20-22 करोड़ की जी, जनसंख्या है यूपी में, तो मुसलमान की भी जी। काफ़ी पॉपुलेशन है। तो 7-8 करोड़ होंगे मुसलमान। बिल्कुल, तो
जी। इस बार और उसमें 90% उसमें पसमानदा है। तो 6.5 करोड़ रख लीजिए पसमानदा को, और 25 लाख या 50 जी, लाख जी। आप अशरफ रख लीजिए, या जी, जी। 6.75 करोड़ रख लीजिए। लेकिन हुँ। क्या आप अपने आप को एक ऑर्गेनाइज कर पाएंगे इलेक्शन से पहले, ताकि आप जाके भारतीय जनता पार्टी योगी जी से जाके आप अपनी कुछ शर्तें रखें, कोई डिमांड्स रखें, शर्तें नहीं डिमांड्स रखें, शर्त तो जी। अशराफ ही रखेंगे, कुछ डिमांड्स रखे, भाई देखिए कि हमें संविधान के हिसाब से हमें न्याय चाहिए, हमें हक चाहिए, हम धर्म के नाम से नहीं मांग रहे, हम संविधान के हिसाब से मांग रहे हैं। इस पर कोई क्या काम हो रहा है यूपी में? जी, देखिए जहाँ तक यूपी की बात है या देश के अन्य राज्यों की बात है, मैं पूरे पसमानदा आंदोलन की गति बहुत धीमी है और समाज में जिस तरह से जागरूकता ले आना चाहिए हमें, हम उस तरह से जागरूकता नहीं ले आ पाए हैं। तो इस इलेक्शन में साल भर के अंदर मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि पसमानदा एक अलग से, जैसे मुस्लिम लीग के खिलाफ 1946 के इलेक्शन में पसमानदा ने अलग से वोट किया था, एक ब्लॉक बन के, उस तरह से ब्लॉक बन के वोट नहीं कर पाएगा। मुझे ऐसी कोई उम्मीद इतनी जल्दी दिखाई नहीं देती है। ये अशराफ का पिछलग्गू होता है, अशराफ जहाँ नारा लगाएगा वहीं जाके ये वोट देता है। कुछ रेजिस्टेंस पसमानदा आंदोलन की वजह से ज़रूर डेवलप होता है, लेकिन वो इस तरह उसको प्रभावी नहीं कह सकते हैं कि स्पष्ट, जैसे हिंदू समाज में पिछड़े और दलित दिखाई देते हैं, उनका रुझान दिखाई देता है कि इस बार पिछड़े इधर वोट कर रहे हैं, दलित इधर वोट कर रहे हैं। पसमानदा समाज का अशराफ ये नहीं दिखाई देता है। इसीलिए आप देखेंगे कि पार्टियाँ भी इलेक्शन जब कवर करती हैं तो लिखती हैं इतने यादव वोट, इतने ब्राह्मण वोट, इतने इतने जो है शेड्यूल कास्ट वोट, और उधर लिखते हैं इतने मुस्लिम वोट। एक तरफ वो जातियों का डिस्क्रिप्शन करते हैं, दूसरी तरफ जो है सिर्फ धर्म का डिस्क्रिप्शन करते हैं। यहाँ एक बात मुझे याद आ गई, हमारी एक ये भी डिमांड है कि देश में जातिगत जनगणना जो है, हिंदुओं की जातिगत जनगणना से पहले मुस्लिम समाज की जातिगत जनगणना होनी चाहिए, ताकि स्थिति एकदम स्पष्ट हो जाए, किस बिरादरी और जाति की कितनी आबादी है, उनका किस तरह से प्रोपोर्शन में उनको भागीदारी देनी चाहिए। हिंदू समाज में काम हुआ है और 1931 की जनगणना के हिसाब से वो काम चल जाता है। मुझे लगता है कि हिंदू समाज से पहले मुस्लिम समाज की जनगणना, जातीय जनगणना होनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो आपने कहा, देखिए ये गलती दोनों तरफ से है। पसमानदा आंदोलन से जुड़े लोग लगातार कोशिश करते हैं। कई बार, एक बार मुख्यमंत्री जो थे उस वक़्त थे, ये मुलायम सिंह यादव के लड़के, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। अखिलेश ये यादव। राजकुमारों के न हाँ, राजकुमारों के नाम मैं भूल जाता हूँ। अखिलेश मुलायम सिंह, हाँ, हाँ, जी, जी। अखिलेश जी, हाँ। अखिलेश जी ने बुलाया भी था, पसमानदा की बात भी की थी। तो लेकिन इसमें 2 एक कारण है, एक तो कारण अशराफ वर्ग, लेकिन मैं बताऊँगा कि पहले अशराफ वाली क्लियर करूँ। अशराफ वर्ग हर जगह होता है, हर पार्टी में होता है। तो वो पार्टी प्रमुखों को, पार्टी के जो नीति निर्धारण जो उनका कोर कमिटी होता है, उसको ये समझा ले जाते हैं, और चूँकि खूबसूरत होते हैं, गोरे-चिट्टे होते हैं, शेरवानी पहनते हैं, अच्छी भाषा बोलते हैं, ऐन गैन सीन, उर्दू भले किसी को समझ में ना आए, लेकिन उसका तलफ़्फ़ुज़ बोलता है तो उसका रौब पड़ता है। पसमानदा तो उस हिसाब से नहीं बोल पाता है। तो सारी पार्टियाँ भाईजान लोगों को ही मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व मानती है, और वो समझा ले जाता है कि हमारे यहाँ जात-पात नहीं है, ठीक है, आपने तो किसी शेरवानी वाले को जगह मिल गई, किसी टोपी वाले को जगह मिल गई, तो पसमानदा की भी बात हो गई। ये दोनों तरफ से गलती है। सरकार, आप देखें इवन भारतीय जनता पार्टी को भी सैयद लोग ही पसंद है, राज्यसभा में उन्हीं को भेजते हैं। उत्तर प्रदेश में एक मंत्री भी बने हैं तो उन्हीं को बनाया गया। बिहार में भी केंद्र से लाके सैयद साहब को ही मंत्री बनाया गया। तो उनको भी विदेशी, भाजपा को भी विदेशी मुसलमान ही पसंद है। उनको देशज मुसलमान, चूँकि काला कलूटा होता है, रीजनल लैंग्वेज बोलने वाला होता है, भोजपुरी बोलने वाला होता है, तमिल, तेलुगु, बंगाली बोलने वाला होता है, तो भारतीय भाषाओं को लोग खराब समझते हैं। और बाहर की भाषा अरबी, फ़ारसी, अंग्रेज़ी बोलने वाले को लोग थोड़ा अच्छा लगता है, डिसेंट लगता है, तो भाजपा को भी विदेशी मुसलमान ही पसंद है। वो ये उनके तो चरित्र में भी दिखाई देता है। ये तो आपने जी, तो बहुत बड़ी तोहमत लगा दी आपने बीजेपी में, कि भाई कि ये देखिए, बीजेपी, लेकिन इसमें भी शायद देखिए, कोई सत्य हो। मैं एक बात कहता हूँ, मैं तोहमत नहीं लगाता, मैं सच बोलता हूँ। अगर सच किसी पे आरोप है, तो अगर ये आरोप है कि आपको विदेशी मुसलमान पसंद हैं, तो आप उसको एनालिसिस कीजिए, क्यों आपको विदेशी मुसलमान पसंद है। आप देखिए सैयद शाहनवाज़, एक तरह से सारे नाम देख लीजिए, और सारी पार्टियों में देखिए, भाजपा नहीं, आप सारी पार्टी में, कांग्रेस में देख लीजिए, वहाँ मुख्तार गुलाम नबी आज़ाद अब्बास हैं, नकवी, और सलमान जो है आप खुर्शीद। देख लीजिए, आप भाजपा उसमें आप यहाँ देख लीजिए, कहीं देख लीजिए आप।
तो पार्टियां जो है वो देखती हैं कि यार ये ताकतवर तबका है, शासक वर्ग है, इसके आ जाने से सब सारे मुसलमानों का वोट मिल जा रहा है, तो क्या जरूरत है ये दबे कुचले जो है सड़क किनारे जो है पत्थर कूटते हुए, घरों में मजदूरी करते, खेत में मजदूर करते, काले कलूटे, ये भारतीय लोगों को भागीदारी देने की क्या जरूरत है? ये तो ऐसे ही गुलाम है, उनके पीछे पीछे चला रहे, तो भाईजान को बैठा लो शेरवानी पहन के, तो काम हो जाता है। तो इस देश का दुर्भाग्य है कि हम अपने देश में ही गुलाम बन के जी रहे हैं। और ये 1-2 लोग नहीं है, पूरे मैं समझता हूँ कि 15 करोड़ की संख्या भी कुल मुस्लिम का 90%। तो ये सरकारें नहीं देखती। ऐसा नहीं है कि सरकारों को पता नहीं है, भारतीय जनमानस को पता नहीं। काका कालेकर की जो समिति बनी थी 1956 में समझता हूँ, उसके बाद से मंडल कमीशन और रंगनाथ मिश्रा कमेटी या वो आप सच्चर कमेटी सच्चर तरह, कमेटी। उसके बाद पोस्ट सच्चर कमेटी कुंडू जी के नेतृत्व में जो उसका रिव्यू आया था, सबने इस विभेद को बताया है। सच्चर कमेटी में तो चैप्टर नंबर 10 में साफ अशराफ अर्जाल लिखा है, और सच्चर कमेटी ने ये लिखा भी था कि जो मुस्लिम धर्मावलंबी दलित हैं, उनकी स्थिति हिंदू दलितों से बहुत खराब है। अशराफ वर्ग ने इसको क्या उड़ाया कि मुस्लिमों की स्थिति दलितों से खराब है। मीडिया में सारे तथाकथित सेकुलर लोग, बड़े-बड़े देश निर्माण का दावा करने वाले, अखबार वाले, टीवी चैनलों वालों ने अशराफ फूँक देता है कोई एक चीज़ और मीडिया उसको तो वो बड़ा अशराफ मैनेज करने में माहिर होता है। तो मीडिया इसको उड़ा दी। आपको भी सुन के हैरत हो रही होगी कि सच्चर कमेटी यही कहती है कि मुसलमानों की हालत दलितों से खराब है। सच्चर कमेटी में ये बात कहीं नहीं लिखी है। उसमें ये स्पष्ट रूप से लिखा है कि जो मुस्लिम धर्मावलंबी जो दलित हैं, नट है, धोबी है, मेहतर है, भंगी है, स्वच्छकार है, उनकी हालत हिंदू दलितों की कंपेयर में खराब है। आप ये पिछड़ों में भी देखेंगे, जो पिछड़े हैं, वो हिंदू पिछड़ों से उनकी हालत खराब है। अभी एक मैं फेसबुक पे पोस्ट देख रहा था कि जो जाट हैं, जो मुस्लिम जाट हैं, जो मुसलमान हुए, उन वो हिंदू जाटों से बहुत पिछड़ गए हैं आगे की लड़ाई में। उसकी वजह यही है कि अशराफ वर्ग जो है अपने सत्ता बचत के लिए उसको पाकिस्तान भी चाहिए, उसको कश्मीर भी चाहिए, उसको मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी चाहिए, उसको मस्जिद वन मूवमेंट भी चाहिए, उसको पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया भी चाहिए, उसको वैसी भी चाहिए और ये मीडिया के चहेते भी हैं। देशज जो पसमानदा है, मुस्लिम है, उनकी कोई चिंता नहीं है। तो समाज में हम उस तरह से जागरूकता नहीं ले पा रहे हैं। पसमानदा समाज की ओर से, पसमानदा आंदोलनों की वजह से मैं हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी हूँ कि हम उस तरह से राष्ट्र निर्माण में अपने योगदान करने के लिए ये जो हम जागरूकता नहीं ला पा रहे हैं। दूसरा, राजनीतिक पार्टियां, सामाजिक संगठन भी उन्हें नहीं दे रहे। उन्हीं लोगों को ये पसंद करती है, गोरे चिट्टे शेरवानी पहने हुए लोगों को। जी। इसलिए 1 साल में जो आपने सवाल किया था, 1 साल हुँ। में मुझे कोई उम्मीद नहीं दिखाई देती। हालाँकि मैं हमेशा कहता हूँ कि हम नाउम्मीद नहीं, हम आशान्वित हैं। ये देश इतना खूबसूरत देश है और यहाँ की मिट्टी इतनी उपजाऊ है कि कहीं भी आप एक छोटा-सा बीज फेंक देंगे, तो बिना खाद पानी के वहाँ पे प्लांट निकल आता है। तो पसमानदा आंदोलन भी ग्रो करेगा, ऐसा नहीं है। थोड़ा-सा थोड़ी-सी बेमायगी है, वरना कौन कतरा है जो दरिया हो नहीं सकता। जब भारतीय जनमानस, हमने इससे बड़े-बड़े समस्याओं को हल किया है। हम 5000 साल से एक जीवित सभ्यता हैं। इतनी पुरानी सभ्यता कोई आपको नहीं मिलेगी। हम 5000 साल से जीवित हैं, तो कुछ क्वालिटी होगी हम भारतीयों के अंदर। तो पसमानदा समस्या बहुत बड़ा नहीं है और इस देश के अंदर सामाजिक न्याय की परिकल्पना चल रही है। सामाजिक न्याय की बात इवन भाजपा में भी आप देखेंगे, जिसको हिंदूवादी और ब्राह्मणवादी पार्टी कह दिया जाता है। उसने एक दलित वर्ग से आने वाले को राष्ट्रपति बना रखा है, पिछड़े वर्ग से आने वाले को प्रधानमंत्री बना। आप कैबिनेट में भी आप देख लीजिए। अभी रिसेंटली जो है वो सफाई कर्मचारी आयोग के जो उपाध्यक्ष बनाए गए हैं बबन रावत जी, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उसमें भी वो भागीदारी दे रहे हैं और हमारे उत्तर प्रदेश के महासचिव मारूफ अंसारी जी बहुत अच्छी बात कहते हैं कि अगर लोग भाजपा को हिंदुओं की पार्टी कहते हैं, तो भाजपा इस बात को साबित करती है कि हिंदू के सारे वर्ग को अपने पार्टी संगठनों में, सरकारों में जगह देती है। लेकिन अगर वैसी अपनी पार्टी को इत्तेहादुल मुस्लिमीन कहते हैं, तो वो झूठ बोलते हैं, क्योंकि उनकी पार्टी में कहीं भी पसमानदा मुसलमानों का कोई भागीदारी नहीं। इवन वो जय भीम का नारा लगाते हैं, दलित भी किसी पोस्ट में एमआईएम में आपको नहीं मिलेंगे। तो ये एक इस तरह की ये बात खुलेआम चल रही है। तो 1 साल के अंदर तो मैं ये कह रहा था कि हम नाउम्मीद नहीं हैं, बहुत आशान्वित हैं। हमारे देश की भूमि ऐसी रही है, ये बहुत ही उपजाऊ है। अगर हम थोड़ा-सा इस पे काम करेंगे ना, तो पसमानदा आंदोलन को उभार भी मिलेगा। और देखिए, पसमानदा आंदोलन के जैसे-जैसे उभार होगा, मुस्लिम सांप्रदायिकता वैसे-वैसे घटती चली जाएगी। और मुस्लिम सांप्रदायिकता के इलेक्शन में हिंदू सांप्रदायिकता इस देश में है, ये एकदम सर्वविदित है। मुस्लिम लीग पहले बनता है, हिंदू महासभा आरएसएस बाद में बनती है। जी। अ, कुल मिला के
पसमानदा समाज के सामाजिक न्याय में आना और पसमानदा आंदोलन का उभार होना राष्ट्र हित में है, समाज हित में है, देश हित में है। बहुत बहुत जी। धन्यवाद डॉक्टर साहब। जी, जी, आपका फ्रांस में धन्यवाद। फ्रांस में अभी जी। कुछ लॉज इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जिससे भारत में भी बहुत बवाल मच गया है कि भाई वहाँ पे मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है, जबकि उस कानून में किसी एक धर्म के बारे में नहीं लिखा। कहा कि अब रेडिकलाइजेशन खत्म करना है करके फ्रांस में ये एक नया कानून पारित किया गया है। लेकिन इंडिया में, और इंडिया है तो ऑब्वियसली पाकिस्तान भी उसमें शामिल है, वहाँ के तो प्रेसिडेंट ने भी जाके आज कुछ उल्टा सीधा कह दिया, जिससे जो है फ्रांस और पाकिस्तान के जो रिलेशन है वो खराब हो गए। खैर वो तो पाकिस्तान है। इंडिया में इसको लेके इतना बड़ा बवाल क्यों हो रहा है? फ्रांस तो यहाँ से 10,000 किलोमीटर दूर है, अभी हमारा उनसे कोई मतलब नहीं, लेकिन यहाँ पर ऐसा देखिए, क्यों है? मैं बता दूं, फ्रांस या तुर्की से मतलब नहीं। ये फ्रांस के बवाल से पहले तुर्की का बवाल आप झेल चुके हैं खिलाफत आंदोलन के नाम से, याद है? 1921 1921 में झेल चुके हैं। जी, जी, जी। तो बात फ्रांस और तुर्की की नहीं है, बात है अशराफ के सत्ता वर्चस्व। एक लाइन आप पकड़े रहिए, अशराफ अपने सत्ता वर्चस्व के मेंटेनेंस के लिए ये सब चीज़ें करता रहता है और वो सांप्रदायिकता करता रहता है, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। तो फ्रांस ने क्या कानून बनाया, वहाँ के मुसलमान विरोध करे ना करे, इंडिया का अशराफ झंडा लेके आ जाता है और पीछे-पीछे पसमानदा रहता है। चूँकि हम गुलाम हैं, तो भाईजान जहाँ जाएँगे, वहाँ हम भी जाएँगे। तो हर चीज़ में वो एक फ़र्क दिखाने की कोशिश करते हैं, इसीलिए उनको वंदे मातरम पसंद नहीं है। इसीलिए वो हर जगह एक एक अलग निकालते रहते हैं, ठीक है ना? आप देखेंगे कि 3 तलाक के लिए बहुत से मुस्लिम देशों ने पहले से ही कानून बना रखा था, लेकिन इंडिया में बनने नहीं दिया जा रहा था। मैं मोदी जी के नेतृत्व में जो शक्तिशाली केंद्र सरकार है, उसका आभार व्यक्त करता हूँ कि उससे देखिए जितनी भी कुरीतियाँ हैं पर्सनल लॉ में, उसका सीधा का सीधा भुक्तभोगी पसमानदा होता है। अशराफ के यहाँ सुबह तलाक होता है, शाम को एक मौस खाला की लड़की से तलाक होता है, दूसरी खाला की लड़की से शाम को शादी हो जाती है। तो उनके यहाँ तलाक और शादी ये बहुत आम चीज़ होता है, लेकिन पसमानदा में किसी घराने में अगर तलाक हो जाता है तो पूरे खानदान-खानदान, परिवार-परिवार में खानदानी दुश्मनी हो जाती है, इवन गाँव-गाँव में दुश्मनी हो जाती है, क्योंकि हमारा कल्चर नहीं है उस तरह का संबंध विच्छेद का। अब वो अच्छा है कि बुरा है मैं इस पे बात नहीं करता, क्योंकि भारतीय पसमानदा भारतीय होता है तो उसका अपना एक कल्चर होता है। एक एक बात मैं और कह दूँ कि चेन्नई का पसमानदा, और जम्मू का पसमानदा बिल्कुल अलग-अलग मिलेगा। अहमदाबाद का पसमानदा, कलकत्ता का पसमानदा अलग-अलग मिलेगा। आपको हरियाणा ये आप चंडीगढ़ का पसमानदा और बनारस का पसमानदा बिल्कुल अलग मिलेगा। पुणे का पसमानदा और जो है गुवाहाटी का पसमानदा आपको अलग-अलग मिलेगा। लेकिन पुणे का अशराफ, गुवाहाटी का अशराफ, चेन्नई का अशराफ, जम्मू का अशराफ, अहमदाबाद का अशराफ, बनारस का अशराफ, सब एक तरह से मिलेंगे, शेरवानी पहने हुए मिलेंगे, उर्दू भाषा बोलते हुए मिलेंगे। तो इनका एक कल्चर है और पसमानदा चूँकि देशज है, तो जहाँ-जहाँ, जिस-जिस एरिया में केरल वाले का अलग कल्चर मिलेगा, वहाँ का पसमानदा मुस्लिम का, बंगाल वाले का अलग मिलेगा। तो ये अलग है, उस कल्चर के साथ वो जीता है, तो इसलिए उसको बुरा लगता है। बहुविवाह है, बहुविवाह पसमानदा ज़रूर उसको मज़हब में है तो वो बुरा नहीं बोलता है, लेकिन उसको पसंद नहीं। किसी के पसमानदा समाज में आप देखेंगे कि कोई मृत्यु हो जाती है, अगर उसकी पत्नी मर जाती है तो पुरुष अपने बच्चों के साथ पूरी ज़िंदगी गुज़ार देता है, दूसरा विवाह नहीं करता। किन्हीं कारणों से उसने दूसरा विवाह कर लिया है, उसके जो पहले बीवी से बच्चे होते हैं वो उसको पसंद नहीं करते हैं। एक शेर मुझे याद है, हुकूमत इस तरह मुझसे मिलती है, वो क्या इसके बाद बाप जैसे बेटों से मिलता है दूसरी शादी के बाद। तो हमारा ये कल्चर है, लेकिन अशराफ वर्ग में आप देखेंगे कि बच्चे अपने माँ-बाप की शादी खुशी से करा देते हैं। मुझे एक याद है, एक बहुत, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जब उन्होंने अपनी शादी का इरादा किया और अपने बाल-वाल रंग के जब वो शादी करने जा रहे थे और वो निकाह के टाइम पे बँटने वाले छुआरे लाके घर में रख दिया, अपने छोटे बेटे के घर में उन्होंने रख दिया और शाम को जब उनके लड़के वो आए, तो उन्होंने देखा कि क्या है, तो उनकी पत्नी बताई कि अब्बा ने ला के रखा है वो शादी के लिए, निकाह के। उन्होंने उठा के उसको फेंक दिया। एक पढ़ा-लिखा आदमी, वो जान रहा था कि हमारी माता नहीं है तो हमारे पिता दूसरी शादी कर सकते हैं। लेकिन चूँकि उसका कल्चर अलाउ नहीं कर रहा है, वो अशराफ का पर्सनल लॉ अलाउ कर रहा था, लेकिन उसका कल्चर अलाउ, तो गुस्से में उसने उठा के फेंक दिया। तो पसमानदा दूसरे विवाह जो है, वो कुरीति है कि क्या है, ये मैं इस पे एक अलग से चर्चा हो सकती है।
लेकिन वो चूँकि कल्चर उस तरह का नहीं है तो उसको कबूल नहीं कर पाता है, वो उसको विरोध करे ना करे लेकिन कबूल नहीं कर पाता है। मैंने देखा था हमारे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, उनकी माताजी के मरने के बाद उनके पिताजी ने दूसरी शादी की तो वो घर जाना उन्होंने छोड़ दिया। चूँकि हमारा कल्चर नहीं है, वो हमारे ऊपर कानून थोप दिया जाता है, तो एक अलग है, ये एक अलग ही एक चीज़ है। मैं अगर एक जी। बात कहूँ कि हाँ, तो ये मैं वो बात पूरी कर दूँ, इसलिए सिर्फ़ ना कानून, पर्सनल लॉ ये सब एक विभेद पैदा करके फ्रांस कहाँ है, तुर्की कहाँ है, खिलाफत आंदोलन को तो गांधी जी को भी इन लोगों ने लगा दिया था कि आप खिलाफत आंदोलन लड़िए। आप समझ रहे हैं? नहीं, तो बिल्कुल समझ अशराफ रहा हूँ यहाँ मैं। भी देखिए अभी अभी आप और केरल में आप देखेंगे। अभी आप यहाँ भी फ्रांस के जितने जो भी आप कह रहे हैं, उसमें देखिए अभी सेकुलर मीडिया के कुछ लोग, हिंदू नाम के लोग लग जाएँगे अशराफ की तरफ से बैटिंग करने। अशराफ सिर्फ़ एक बार फूँक देता है, बाकी लोग काम में लग जाते हैं। नहीं, वो जो तो वामपंथी दल हैं, पक्ष-विपक्ष बन जो जाता है। हम जो जी। हिंदू के जो सो कॉल्ड सेक्युलर लोग हैं, वो भी तो हुँ। वो वो हिंदुओं के तो दुश्मन हैं ही। मैं तो उन्हें जो जो सेक्युलरिज्म के नाम पर जो है ब्राह्मणवाद। मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर अशराफ के पास इतनी कन्विंसिंग पावर किस तरह से है कि वो गांधी ऐसे व्यक्ति को, नेहरू ऐसे व्यक्तित्व को, वाजपेयी ऐसे व्यक्तित्व को आप देखेंगे इवन आजकल एकदम नरेंद्र दामोदर दास मोदी माननीय प्रधानमंत्री ऐसे व्यक्तित्व को समझा ले जाता है और भारत पद्म विभूषण तक दिलवा ले जाता है। मुझे समझ में नहीं आता कि इनकी किस तरह की कन्विंसिंग पावर नहीं, है। इसको मुझे इसको जो है, बड़ा दुःख हुआ नहीं था दुःख मुझे। है, जी, लेकिन देखिए, अगर कोई जीत रहा है तो उसको उस पर रिसर्च करना चाहिए, शोध करना चाहिए, क्यों जीत रहा है। जी, ये जैसे कि जी, कहते हैं ना जी। कि दुश्मन से अगर जीतना हो तो पहले दुश्मन को समझो। बगैर दुश्मन को समझे अगर आप जी, जी। उतरेंगे, तो अगर दुश्मन हुँ। कमजोर निकला तो आप जीत गए, अगर ताकतवर निकला तो आप जरूर, ज्यादातर आप हारेंगे अगर आप दुश्मन को समझेंगे नहीं। जी, तो यहाँ पे बात दुश्मनी की नहीं है, जी। मैं शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता क्योंकि वो मुझे ठीक नहीं लगता। लेकिन मुझे ये लगता है कि जो सेक्युलर हिंदू है, वो भी जो है आप लोगों को शायद उसे पता ही ना हो कि वो आप लोगों को दबा रहा है नीचे। नहीं, 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 बिल्कुल, बिल्कुल या पता ये है पता उसको। या ये का वामपंथी दल हमने है। कहा मैं ये खत्म कर नहीं, देता हूँ। नहीं जी, ये जी। जो कम्युनिस्ट हैं, कांग्रेस है, बाद में समाजवादी पार्टी है, क्या इनको अच्छी तरह से मालूम है कि भैया कि आप लोगों की हालत ठीक नहीं है, आपको न्याय नहीं मिल रहा है, आप पर दबाव है, लेकिन इसके बावजूद वो जो है अपना जो खेल है वो खेलते रहते हैं और इसमें बीजेपी भी शामिल है। तो क्या ये जी, सही जी। धारणा है मेरी? हाँ, बिल्कुल सही है। मैं कम्युनिस्टों की बात से एक बात मुझे याद आ रही थी कि वो सॉरी, वो आप देखेंगे कि कोई अगर हिंदू तिलक लगा के पहुँच जाता है, जेएनयू के एक साथी हमारे पसमानदा आंदोलन से जुड़े, उन्होंने जामिया मिलिया जेएनयू का उदाहरण करते हुए बताया कि वहाँ जो कम्युनिस्ट हैं, कोई हिंदू अगर कंठ में ये माला पहन के या टीके लगा के पहुँच जाता था, तो वो उसकी आलोचना करने लगते थे कि ये मज़हब अफ़ीम है, धर्म अफ़ीम है, फलाना-ढिमकाना। लेकिन कोई वही मुस्लिम शेरवानी पहन के, दाढ़ी रख के, टोपी रख के पहुँचता था, तो वो उसको बिल्कुल क्रिटिसाइज़ नहीं करते थे। तो ये एक खुलेआम अशराफ तुष्टीकरण है इस देश के अंदर और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस और जितनी तथाकथित सेकुलर पार्टियाँ हैं, वो तो अशराफ तुष्टीकरण में अंधी ही हैं। अब भाजपा भी उसमें मुझे लगता है कि कांग्रेस से भी 4 कदम आगे निकल जाएगी। नहीं, ये सुनकर अब दूसरी बहुत बात कहें तो हो रहा है। एक एक उम्मीद होती है आदमी को, इंसान को अपने हमारा देश है और हमारे लोगों से अगर हमने उम्मीद बाँध रखी है, भारतीय संविधान से, भारतीय शासन से, केंद्र सरकार से, राज्य सरकारों से, भारतीय जनमानस से, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, आदमी को अपने ही लोगों से उम्मीद होती है। थोड़ी-सी मैं बात करूँ नीतीश कुमार जी ने बिहार के अंदर जो है, जो लालू का जो मुस्लिम और यादव कॉम्बिनेशन था, वो पसमानदा आंदोलन को सपोर्ट करके पसमानदा लोगों को भागीदारी देके नीतीश ने वो एम और एफ जो है वो एम और वाई मुस्लिम और यादव कॉम्बिनेशन तोड़ के अब 15 साल से शासन कर रहे हैं। तो इस बार थोड़ा-सा नीतीश कुमार जो गड़बड़ हो गए उसमें फिर वो हवा जो है मुस्लिम नाम पे पसमानदा भी उधर ही सट गए लालू जी की तरफ और इधर समाजवादी पार्टी ने भी कुछ मंत्री वगैरह जो दिए थे वो पसमानदा वर्ग से आते थे। उसके जो है इधर इधर के आप देखेंगे तो उसका फ़ायदा मिला जिसने भी नीतीश कुमार ने जब मौका दिया है, तो निश्चय उनको ऐसा फ़ायदा हुआ। तो ऐसी बात नहीं है और सेकुलर लोग हैं, तथाकथित लोग लंबी-लंबी आर्टिकल लिखते हैं। आपने बताया ना कि अखबारों में आप देखेंगे कि फलानी जात का यादव का इतना वोट, भूमिहार का इतना वोट, पंडित का इतना वोट, यादव इतना वोट, कुर्मी इतनी वोट, मुस्लिम इतना वोट। तो ऐसा नहीं है, ये पढ़े-लिखे लोग हैं, काका कालेकर की समिति मुस्लिम जब अफ़ेयर जब भी आप पढ़ेंगे तो सारी रिपोर्ट्स पढ़ेंगे, सब कुछ देखेंगे। लेकिन ये उसपे बात नहीं करना चाहते हैं। या तो अशराफ उनको समझा ले जाता है या ये उस बात को इग्नोर कर लेते हैं, उनको इससे मतलब नहीं है या वो
नहीं चाहते हैं, जो भी हो मैं आज तक समझ नहीं पाया। जी, नहीं, ऐसा ये क्यों करते हैं? आपने कहा कि पसमानदा गुलाम है तो जब प्रोटेस्ट होता है तो पीछे होता है, और जब लाठी पड़ती है तो पसमानदा को आगे कर दिया जाता है, भैया जाके लाठी खाओ, नहीं गोली खाओ। देखिए ऐसा है, ये गुलाम इसीलिए रखते हैं ना, इसीलिए देखिए अभी एक कुछ हिंदू समाज के लोगों ने फेसबुक पे पसमानदा कार्यकर्ताओं को सपोर्ट किया है, तो कुछ लोग अपोज में आ गए कि भाई आप हमारे मामले में क्यों बोल रहे हैं? ये दिन भर हिंदू दलितों, हिंदू पिछड़ों के मामले में बोलते रहते हैं, तब ये नहीं आते हैं कि भाई मैं हिंदू मामले में क्यों बोल रहा हूँ? हिंदू समाज को ये सड़ा हुआ समाज कहते हैं, तब ये नहीं, एल्गार परिषद में उन्होंने सरजील जी ने कहा था, सरजील उस्मानी। सरजील उस्मानी जी ने, जी, मैंने उसके काउंटर पे वीडियो बनाया। बिल्कुल। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यही कोई हिंदू कह देता कि मुस्लिम समाज सड़ा हुआ है, तब तक देश के अंदर दंगा हो गया होता। तो मैं हमेशा इसलिए बात कहता हूँ कि हिंदू समाज बहुत ही सहिष्णु समाज है और बहुत ही प्रोग्रेसिव समाज है। आप देखेंगे 100 साल में हिंदू समाज ने जितनी अपने आप को सुधारा, अपने आप को आगे ले आया है, मैं समझता हूँ विश्व में कोई समाज इतनी तेजी से तरक्की नहीं किया होगा। इवन देखिए अम्बेडकर ऐसे व्यक्ति ने हिंदू कोड बिल को लेके मंत्री पद छोड़ दिया था। इतने डेडिकेटेड थे अपने समाज सुधार को लेके। वैसा एक एग्जाम्पल आप मुस्लिम समाज में अम्बेडकर की तरह ना दिखा पाएँगे। एक मैं कंपेयर बात आ गई, तो उसमें ये लोग कहने लगे हैं कि भाई वो आप हमारे मामले में क्यों बोल रहे हैं? तो ये एक झूठ बात है और मैं भूल गया आपने क्या पूछा था? नहीं, मैं ये कह रहा था कि आपका ये मतलब ये मेरा अपना खुद का विश्लेषण है कि जब प्रोटेस्ट करना है तो लेकर आओ, हाँ, और हाँ, मैं हाँ, जी, जी, डंडा जी। खाना है तो आगे कर दो। हाँ, हाँ, उसमें क्या है, तो ये हमको भारतीय जनमानस से जुड़ने नहीं देते हैं, इसलिए हिंदू हेट्रेड हमारे दिमाग में डालते हैं कि हिंदू ऐसा होता है, वैसा होता है, हिंदू की सरकार है, ताकि हम उनसे जुड़ ही ना पाएँ। देखिए, शासक वर्ग ने जाति के में बाँटा, फिर धर्म में बाँट दिया। तो जाति में जो विभेद है, उसपे तो काम हुआ है, धर्म में जो विभेद पैदा किया, उसपे काम नहीं हुआ है। आप समझ इस देश के लोग हम पहले से इस देश के लोग हैं। भई हम इस्लाम धर्म में आ गए, लेकिन हैं तो इसी देश के। अशराफ से हमारा कुछ नहीं मिलता है, ना ना भाषा, ना वेशभूषा, ना कल्चर कोई चीज़ नहीं। इवन इस्लाम भी हमारा उनका नहीं मिलता है। हम नमाज़ रोज़ा वाले, आस्था वाला इस्लाम हमारा है और जिहाद के ताल वाला इस्लाम वो लेके हमेशा मार्केट में रहते हैं। तो जरा तो आप गुलाम एक्सपैंड कर को सकते हैं? माफ हाँ, करना सर, हाँ, हाँ, इसमें जरा एक्सपैंड करिएगा। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो गुलाम को अगर परिधि के अंदर न रखेंगे, उसका बाहर से संपर्क आएगा, तो चूँकि बाहर आज़ादी की हवा चल रही है, तो उसके अंदर भी दिमाग में आज़ादी की बात आएगी। तो मालिक को ये पसंद नहीं कि हमारा गुलाम दूसरे से मिले। इसलिए वो एक बैरिकेटर लगा के रखता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, गुलाम तक एजुकेशन ना पहुँचे, तो मदरसे में तो कोई रिफ़ॉर्म नहीं होगा एजुकेशन में। पहले मदरसे में जब पढ़ के शासन-प्रशासन में भागीदार होते थे, तो उस वक़्त ये मदरसा खोला नहीं इन्होंने और मदरसे में पसमानदा को घुसने नहीं दिया। अब चूँकि अपने सत्ता वर्चस्व को निर्धारण के लिए इनको टोपी वाले, फटी टोपी वाले एक भीड़ चाहिए, तो भीड़ के लिए मदरसे में वो भीड़ तैयार होती है। हालाँकि मदरसे का कुछ फ़ायदा गरीब पसमानदा को हो जाता है कि उसी में पढ़ के कुछ मसूद आलम फलाही उसी मदरसे से निकले, जिन्होंने मुस्लिम समाज में जो जात-पात है, इस पे एक 700 पेज की किताब लिखी, हमें ज़बान दे दिया इस्लामिक फ़िक़्ह के अंदर जो जो आजकल मौजूदा इस्लाम जो अशराफ जिसका नेतृत्व करता है, उसमें जो जात-पात है, उसपे बात करने के लिए हमको एक ज़बान दे दिया। तो वो भी उसी मदरसे से निकल के आए। तो इनकी नीयत तो नहीं थी, लेकिन हम उस मदरसे से हम फ़ायदा उठा ले जाते हैं। तो ये जो गुलाम है, तो गुलाम का किसी से टच ना हो और वो अपने मालिक का ओबीडिएंट बना रहे, तो उसको डरा के भी रखा जाता है, प्यार से भी रखा जाता है और मुझ जैसे गुलामों में से सर उठाने वालों के सर कुचला भी जाता है, ताकि दूसरा गुलाम जो है सर उठाने की कोशिश ना करे। एग्जाम्पल एक बना ये दिया। हाँ, हाँ। तो ये होता है, ये एक मतलब मैं कोई नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ। मैं ये बता इसलिए आप देखेंगे पसमानदा समाज में पढ़े-लिखे लोग आईएएस हमारा हो जाता है, हमारा डॉक्टर, इंजीनियर, लेकिन वो गुलाम ही होता है, वो अशराफ की सर्विस करता है। एक आईएएस अशराफ को अपने आईएएसशिप से हज़ार तरह के फ़ायदे देता है, लेकिन वो अपनी माँ को, बूढ़ी माँ को नहीं पाल पाता है। रात के अंधेरे में अपनी माँ से मिलने जाता है, ताकि लोग जान ना जाए कि मैं पसमानदा समाज से आता हूँ। ऐसे बहुत से तो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, पढ़ लिख आलिम हो जाए, मौलाना हो जाए, तो भी अशराफ की सेवा करता है। इसीलिए इन्होंने इस तरह का एक सिस्टम बना रखा है। तो ये एकदम साफ इसीलिए आप देखेंगे अच्छा अब गुलाम का होता है कि वो अगर मालिक से कहीं झगड़ा हो जाए, तो मालिक 1 लाठी चलाएगा, गुलाम 4 लाठी चलाता है। तो चाहे मुस्लिम पर और ये इस्लाम खतरे में है और इस्लाम और मुसलमान कह के ये भी वो गुलाम बनाने में ये टूल है। कि देखो इस्लाम खतरे में है, मुसलमान खतरे में है। अभी बिहार में 2-3 साल पहले एक शरीयत बचाओ, दीन बचाओ वो किया गया था। 2 ढाई लाख लोग आए थे गांधी मैदान में और उनके साथ दामाद को या किसे जो है तुरंत
एमएलसी मिल गया तो दूसरे दिन इस्लाम भी सुरक्षित हो गया, दीन भी सुरक्षित हो गया और संविधान भी सुरक्षित हो गया। तो ये सब है, तो अब धीरे-धीरे हम इस पे आवाज़ उठा रहे हैं, समाज में जागृति आ रही है, लेकिन बहुत समझदार भी लोग हैं। पसमानदा में 3 तरह की कैटेगरी के लोग। पहली कैटेगरी के लोग जो जिनकी संख्या मतलब सबसे कम संख्या पसमानदा एक्टिविस्ट की है, पसमानदा आंदोलन से जुड़े जो इस तरह की बात करते हैं, वो उनकी संख्या दशमलव में है। उससे बड़ी संख्या उनकी है 10% या 20% आप समझ लीजिए, जो एकदम नीरे गुलाम हैं। जिनसे आप कह दीजिए तो वो तुरंत पसमानदा की बहस में इस्लाम की बहस करने लगते हैं, हम अपना दीन नहीं छोड़ सकते हैं और ये नहीं छोड़ सकते हैं, वो नहीं छोड़ सकते हैं, हम भाजपा की तरफ देख नहीं सकते। उसको ये समझ में नहीं आता कि सैयद साहब जो आले रसूल हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के हैं, वो भाजपा में बैठे हुए हैं मंत्री बन के, उसको ये समझ में नहीं आता है। वो कहता है अरे वो तो शिया होते हैं। देखिए ये शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेली इन्होंने भी सेक्ट बना रखे हैं, सारी चीज़ इन्होंने अपने सत्ता वर्चस्व को मेंटेन करने की। भाजपा में कोई सैयद बैठा है, उस पे आप क्रिटिसाइज़ ना करें, अरे वो तो शिया है, वो तो मुसलमान ही नहीं होते। एक चीज़ और यहाँ बता दूँ कि जो कम्युनिस्ट अशराफ होता है, जो बीजेपी आरएसएस की नीतियों की बहुत आलोचना करता है, जो सेकुलर है तथाकथित, वो कभी उमर भाजपा खालिद। में बैठे हुए हाँ, वो कभी भाजपा में बैठे हुए सैयदों की बुराई नहीं करते हैं। आपने कभी देखा है? अभी मैंने शहनवाज गौर-तलब नहीं हुसैन किया साहब इसके बारे से में। हाँ, आप देख लीजिए, सैयद शहनवाज हुसैन को भी बिहार में मंत्री बनाया गया, तो जितने अशराफ हैं पोस्ट कर रहे हैं कि विचारधारा अपनी अलग जगह है, हम उनसे मतभेद ज़रूर लगते हैं, लेकिन शहनवाज हुसैन, सैयद शहनवाज हुसैन एक अच्छे नेता हैं, तारीफ में। और पसमानदा कर्ताओं पे ये आरोप है कि आरएसएस से पैसा लेके काम कर रहे हैं, भाजपाई हो गए हैं और उनका जो मंत्री बन रहा है भाजपा में, तो बहुत अच्छा नेता है, विचारधारा हमारी अलग हो सकती है, मतभेद हो सकता है, इस तरह की तारीफ की बात आप देखेंगे। मैं आप बता रहा हूँ किस तरह से वो हिपोक्रेसी चल रही है, ढोंग चल रहा है। तो ये गुलाम जो है दूसरा बड़ा तबका है जो बात को समझ रहा है, लेकिन चूँकि गुलाम है, डरा हुआ है, तो वो मुखर होके बोल नहीं पाता। ये पसमानदा के अंदर बहुत बड़ा तबका है जो पढ़ लिख के बात समझने लगा, भारतीय संविधान में प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग करके वो उसकी बुद्धि थोड़ी-सी खुली हुई है, लेकिन वो डरा हुआ है। और अशराफ ऐसा नेटवर्क बनाता है कि ये कहीं से गुलाम भाग के जाए भी तो हमारे ही पास आए। आपने देखा कॉलम में कि यहाँ के मालिक से भाग के जाता है तो दूसरा वाला मालिक उसको पकड़ता है तो वो भी गोरा ही होता है। यही सिस्टम है हमारा। अगर हम पे कुछ उत्पीड़न भी होता है तो हम मदद के लिए भी जाते हैं। तो चूँकि हिंदुओं के खिलाफ हमें भड़का के रखा गया है, तो हम ये हमारे दिमाग में है ही नहीं कि हिंदू हमारी मदद कर सकता है। हिंदू एमएलए, एमपी भी हमारी मदद कर सकता है। जबकि ये एकदम प्रैक्टिस में देखा जाता है कि अगर कोई पसमानदा हिंदू एमएलए, एमपी के पास जाता है तो वो उसका काम करता है। लेकिन अशराफ के पास जाता है एमएलए तो वो उसका काम नहीं करता, अगर काम कर भी देगा, तो वो उससे कीमत वसूल करता है। भई तुम ढंग के और अच्छे गुलाम बन के रहो। तो वो ऐसा नेटवर्क बना के रखा है कि हम अपने दुःख-दर्द के लिए जाते भी हैं तो हमें वही दरवाज़ा मिलता है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि जब हम मदद के लिए अशराफ़ी के पास जाएँगे तो हम उससे लड़ कैसे पाएँगे? तो एक एक बढ़िया नेटवर्क बना रखा है गुलाम को गुलाम बना के रखने का और हम जैसे एक आध लोग बोल रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि उनकी क्या हालत होगी समाज में। एक बाबा कबीर को जैसे इन लोगों ने डिस्क्रेडिट कर दिया, उसी तरह ये पसमानदा मुद्दे पे बात नहीं करते, सीधा गाली-गलौज पे उतर आते हैं। आप फेसबुक की पोस्ट देखिए पसमानदा कार्यकर्ताओं को, ये वो लोग हैं जो गाली दे रहे हैं। अगर भारतीय संविधान में क्रिमिनल लॉ में भी इनका पर्सनल लॉ चलता तो ये हमें दौड़ा के मार देते जान से और कहते कि ये जिहाद के नाम पे शहीद था, ये मुर्तद हो गया था, इसका मारना जायज़ है। तो इस देश में मैं समझता हूँ कि ईश्वर का बहुत एहसान है, उसका धन्यवाद है कि कम से कम क्रिमिनल लॉ में भारतीय संविधान चल रहा है, पर्सनल लॉ में भी हम चाहते हैं कि भारतीय संविधान चले। जी, तो अ, वो गुलाम उसी हिसाब से मैं आखिरी बात करता हूँ, तो हाँ जी। गुलाम उसी हिसाब से रिएक्ट करता है। अब हमें करना क्या है कि इस गुलाम वर्ग के अंदर से आज़ादी की भावना फूटे और जो बाहर के लोग भारतीय जनमानस है, वो भी इसमें के हाथ पकड़ के कुएँ में गिरा हुआ है तो उसको हाथ बाहर वाले को भी हाथ पकड़ना पड़ेगा, जभी कुएँ का आदमी बाहर निकल आएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। वो तो अंदर से आवाज़ चिल्लाएगी भाई मैं कुएँ में गिरा हूँ मुझे बचाओ, लेकिन बाहर वाले को भी रस्सी डालना पड़ेगा और ये काम हो रहा है, ऐसा नहीं है। अम्बेडकर को मंत्री क्यों बनाया था? दलित पे गांधी जी ने काम किया। मैं आपको बहुत से ब्राह्मण दिखाऊँगा जो आदिवासियों पे काम करते हैं। लेकिन मुस्लिम समाज में एक आदमी आप ऐसा नहीं दिखाओगे जो मुस्लिम समाज में जो सामाजिक अन्याय है उस पे काम करता हुआ कोई अशराफ वर्ग आपको दिखेगा नहीं। जी, जी, दिखने की बात क्या है ये मानते नहीं है कि हमारे अंदर भी इस तरह की कोई सामाजिक न्याय की आवश्यकता हमारे अंदर भी है। जी। नहीं बहुत सारी बातें अब समझ आने लगी हैं, लेकिन मैं यही कहूँगा कि अभी तो शुरुआत है और जी, जी। डॉक्टर फ़याज़ आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने अपना वक़्त दिया। वैसे जी, पूछने को तो जी। बहुत कुछ है, लेकिन जी, जी। हो सके तो किसी और समय में
आपके साथ फिर से जुड़ेंगे और फिर से एक कोई नई वीडियो बनाएंगे और कुछ नए विषयों में जी, बातें करेंगे। और जी, बस मैं ये कहना चाहूँगा कि आज आप भारत विचार में आए, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप ही से आज ये प्रोग्राम श्री गणेश हुआ है, इसलिए मैं आपको जी, बहुत-बहुत जी। धन्यवाद देता हूँ। और मैं आपको मैं भी 2 शब्द कहना चाहूँगा। जी, आप कह लें। जी, नहीं, मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका ये जो अ, मूवमेंट है, इसको और जी, ज़्यादा ज़ोर मिले, इसको और ज़्यादा आवाज़ मिले। और मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि जो हाथ कुएँ से उठ रहा है, उस हाथ को पकड़ने के लिए मेरा हाथ भी जो है मज़बूत हो। बस आप जी, कह जी, के जी। ख़त्म कर दीजिए। जी हाँ, बिल्कुल मैं सबसे पहले आपने भारत विचार मंच पे मुझे बुलाया, ये मेरे लिए सम्मान की बात है। दूसरा आपने इस चैनल का श्री गणेश भारतीय समाज के सबसे दबे-कुचले समाज के प्रतिनिधि से कराया। मैं इसके लिए आपके हाथ जोड़ के इस नहीं, नहीं। पूरे भारत के सवा अरब आबादी की तरफ से आपका धन्यवाद देता हूँ कि आपने उस दुःख दर्द को समझा, सामाजिक न्याय और सामाजिक भागीदारी और उसके अपलिफ्टमेंट की बात को समझा और इतना सम्मान दिया मुझे। हमें तो रज़ील कमीन इस्लामिक फ़िक्र की किताबों में लिखा गया, आपने अपने चैनल का शुभारंभ मुझसे कराया। मैं हाथ जोड़ के अपने आंदोलन की तरफ से, अपने समाज की तरफ से आपका धन्यवाद देता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। फिर से मिलेंगे कुछ दिनों बाद। बहुत-बहुत जी, धन्यवाद। ज़रूर, ज़रूर। बहुत-बहुत जी, जी, धन्यवाद। नमस्कार, खुदा हाफ़िज़। नमस्कार। खुदा हाफ़िज़।